गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग CBSE कॉम्पिटिटिव के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी का कुछ परफॉर्म करेंगे और यहाँ पे हमारे सामने 3 बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो आपके साथ इंफॉर्मेशन रखेंगे बायोलॉजी से रिलेटेड। और अब हमारे बच्चे एक एक करके अपनी इंफॉर्मेशन देंगे, कहाँ से हैं, कैसे हैं, क्या उनको अच्छा लगता है पढ़ाई में, कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, ये सारी बातें बताएंगे अपने इंट्रोडक्शन में। यस, मेरा नाम पवन कुमार है और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कोई सर कोई भी नहीं। अच्छा, कोई भी नहीं, ठीक। नेक्स्ट बताइए। सभी सब्जेक्ट अच्छे। लाउड बोले, लाउड। थोड़ा तेज बोलिएगा। मेरा नाम प्रगति है और मुझे भी सारे सब्जेक्ट अच्छे। Myself Anuj Kumar Singh. I like math subject. गुड। Myself Prashant Pal. All subjects is equally in my point of view, but math and physics is upper among all the both. Myself Andy Masar. I like English chemistry. ठीक है, तो ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया है और अब हम क्विज की तरफ आगे बढ़ेंगे और क्विज में हम सबसे एक एक करके क्वेश्चन रेज करेंगे। क्वेश्चन में हमारा जो टॉपिक है वो पहला टॉपिक है इन्वायरमेंट का और दूसरा टॉपिक है हमारा जेनेटिक्स। तो सबसे पहले हम सबसे ज़रूर पूछना चाहते हैं कि आप अनुज से स्टार्ट करेंगे। पहले हम अनुज, आप ये बताइए कि इन्वायरमेंट आज इतना ज़रूरी क्यों, इन्वायरमेंट को इतना महत्व देने की ज़रूरत क्यों? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट? व्हाई इन्वायरमेंट इज़ वेरी यूजफुल टुडे? क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। इन्वायरमेंट जितना क्लीन होगा उतना किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए सर्वाइव करने के चांसेस उतने ही अच्छे होंगे। थोड़ा सा भी पॉल्यूशन होता है तो कहीं ना कहीं एक फूड चेन जो होता है उसमें डिफरेंसेस आ जाते हैं, है ना? तो आप इन्वायरमेंट को किस व्यू से देखते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स इसके ग्रुप्स होते हैं, इसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं। तो इन्वायरमेंट में बेसिकली मेन जो उसका जिसको मतलब खराब करता है वो है पॉल्यूशन। ओके। तो पॉल्यूशन के कारण फूड चेन में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। तो जो इन्वायरमेंट है, तो इन्वायरमेंट किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत नेसेसरी होता है उसको सर्वाइवल करने के लिए, क्योंकि कोई ऑर्गेनिज्म हर ऑर्गेनिज्म का एक तरह का नहीं होता है, सबका अलग अलग अपना होता है, पार्टिकुलर होता है हैबिटेट, वो उसमें लिव करे। तो वैसे ही तो हर ऑर्गेनिज्म के लिए अपना इन्वायरमेंट होगा जिसकी वजह से सर्वाइवल करने में आसानी मिलेगी। तो जैसा कि आपने बताया कि इन्वायरमेंट जो है पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए उसकी सराउंडिंग होती है, एक तरीके से बोल सकते हैं कि चादर है ना? जैसे हम चादर ओढ़ के सोते है ना, इसी तरीके से एक सारी ऑर्गेनिज्म जो है अर्थ पे रह रहे हैं एक चादर की तरीके से, कवर की तरीके से इन्वायरमेंट, यही बात आप बोल रहे हैं? ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि इन्वायरमेंट जो है वो एज पर NCERT की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट एज पर NCERT? Environment is a group of all external factors, Okay. abiotic components and biotic components Very good. living together and interact with each other. तो बेसिकली बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स के इन्वायरमेंट बने हुए हैं। Yeah. That's a good point. Okay, so प्रतीक्षा आपसे कुछ बात करना चाहेंगे? इन्होंने इन्वायरमेंट को डिस्कस किया अभी। इन्वायरमेंट में एबायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं वो एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या क्या है? Abiotic, पहले first we'll talk about what is abiotic. Abiotic components are all the non-living things present in our ecosystem. Very good. Now that if we talk about the abiotic factors, those are air, wind, temperature, the soil, pH, and everything which is present in our ecosystem.
So basically abiotic components are non-living, right? You know how abiotic components affects an organism. एक abiotic component कैसे एक organism को affect करेगा, कुछ इसको बता सकते हैं? We know that in abiotic fracture, in the abiotic components, they are also climate and there are things have soil, pH, minerals in the deep, and the climate there are green there. This actually affect the organism by affecting the surroundings. They are technically the surroundings which are present in our surroundings. These are all present in our surroundings, and with this affect our temperature. Well, हमने एक एग्जांपल पढ़ा था नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एक बायोटिक कंपोनेंट है, आप जानते हैं। Yes. अगर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया यानी कि बायोटिक कंपोनेंट अगर उसको मैं रिमूव कर दूँ तो कहीं ना कहीं पे आपको कुछ देखने को मिलेगा, प्लांट पे कोई असर, कोई इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। Yes. The nitrogen fixing bacteria are present in the soil. They take the nitrogen from the air and convert it into nitrate and nitrate, which are very useful for the plants. This is very important. So we know that the plants take this nitrate and nitrite, and this helps them a lot. Okay. मतलब जो प्लांट्स होते हैं वो सीधे नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कंज्यूम नहीं कर सकते। Yes. वो नाइट्रेट और नाइट्रेट की फॉर्म में ही कंज्यूम करते हैं। सो दैट बायोटिक कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट। And if N2 bacteria are not present, then nobody will be present to convert it for. ओके, तो वो नहीं ले पाएंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि नाइट्रोजन जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में और न्यूक्लिक एसिड बनाने में बहुत हेल्पफुल होता है, और क्योंकि मेन कंपोनेंट्स ही प्लांट में नहीं रहेंगे तो प्लांट्स का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात आपने बोली और काफ़ी अच्छी बात थी। नेक्स्ट हम आते हैं श्रेया पे, और श्रेया से डिस्कस करना चाहेंगे कि श्रेया जिस तरीके से अनुज ने बताया कि इन्वायरमेंट क्या है, वाकई में बड़ी अच्छी बात बताई, और जिस तरीके से इन्होंने डिफाइन किया, आप मुझे ये बताइए कि इन्वायरमेंट में एक टर्म आता है जिसका नाम है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम आप कहीं भी जाती हैं तो बस में देखा होगा इकोसिस्टम लिखा होगा। इकोसिस्टम, हमारी बस इकोसिस्टम है। इसका क्या मतलब होता है? इकोसिस्टम का आगे क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम? आजकल आप लखनऊ जाएं, पटना जाएं तो वहाँ पे जो बसेस चालू हुई हैं, देखिए इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर लिखा होता है इको फ्रेंडली। तो हाउ यू डिस्क्राइब द इकोसिस्टम टर्मिनोलॉजी? Actually, ecosystem is actually defined by the basic. In the ecosystem is described by ecosystem is those which is eco-friendly, which is not harm our environment. As you said that bus, when we go to the bus, then it is written that it is an ecosystem. Means eco-friendly. The electric buses which is not harm our environment. That time, before this time, buses use fuels which is produces pollutions which harm our environment. श्रेया, आप टॉपिक से भटक गए हैं, और आपसे जो मैंने पूछा था शायद आप वो नहीं बता पा रही हैं, आप टॉपिक से हट गए। मैंने आपसे पूछा था कि इकोलॉजी, तो एक बाद में टर्म आएगा, इकोलॉजी इज नथिंग बट अ स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। बट इकोसिस्टम को आप ऐसे बता सकती हैं कि देयर आर बायोटिक कंपोनेंट एज वेल एज एबायोटिक कंपोनेंट प्रेजेंट एट अ पर्टिकुलर स्पेस, एट पर्टिकुलर पॉइंट। ये एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट जब इंटरैक्ट करते हैं, इनका इंट्रैक्शन इकोसिस्टम है। अब सपोज दैट बस है, बस के अंदर आप बैठे हैं और उसके अंदर कोई किसी भी तरीके की कोई विंडो नहीं है, तो आप एबायोटिक कंपोनेंट से इंटरैक्ट कर पा रहे हैं? तो आज जो बसेस जो हैं उनमें बेहतरीन तरीके से एक HVAC सिस्टम बनाया गया है, सो डैट की एयर अच्छी ब्लो होती रहे और जितने भी यात्री हैं उनको अच्छी से अच्छी प्योर एयर मिलती रहे, क्योंकि बहुत लोगों को सफोकेशन हो जाता है। तो ये है आपका क्या इकोसिस्टम। इकोसिस्टम नथिंग बट अ इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक कंपोनेंट एज वेल एज एबायोटिक कंपोनेंट। आपको पता होगा कि आप कहीं ना कहीं डिपेंड है वाटर के ऊपर,
आप कहीं ना कहीं सॉइल पे डिपेंड है इनडायरेक्टली, बिकॉज सॉइल प्रोड्यूसिंग फूड फॉर यू, और फूड आपको इनडायरेक्टली डिपेंड हो, समझ में आया ना। सो दिस इज इकोसिस्टम। चलें थोड़ा और बात करेंगे श्रेया से ही। श्रेया, आप मुझे बताएं कि एक पॉन्ड है और उस पॉन्ड को हैबिटेट मानते हैं एनिमल का एज वेल एज प्लांट। एनिमल नो डाउट एनिमल के नीचे होते होंगे, और उसके ऊपर कुछ एल्गीज भी रहती होंगी, दैट इज नोन एज फाइटोप्लैंक्टन। ओके, आप मुझे बताइए कि वहाँ पे कौन कौन से एबायोटिक कंपोनेंट्स होंगे जो उन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करें। एक पर्टिकुलर नीचे पॉन्ड है, उस पॉन्ड में कुछ एनिमल्स हैं, दैट इज कॉल्ड जूप्लैंक्टन, वेयरएज कुछ प्लांट्स हैं फाइटोप्लैंक्टन। तो आप मुझे बताएं उस पॉन्ड में कि कौन कौन से एबायोटिक फैक्टर होंगे और कैसे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करेंगे या इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, सॉइल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमारे दिन में होता है ऑक्सीजन होता है और कुछ वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, तो उन इक्विपमेंट्स को कौन से उनको भी जरूरी है जिस कारण वाटर में भी ऑक्सीजन मिक्स होगा। ठीक है। वो कहते हैं हमारे एनिमल्स को फाइटोप्लैंक्टन जो फाइटोप्लैंक्टन हमारा प्रोड्यूसर है जो फूड बनाता है, ऑक्सीजन लेकर वाटर को ट्रैप करकर फूड बनाता है। वो जो प्लैंक्टन को फीड करते हैं, वो फीड करते हैं, उसके बाद वहाँ पे वाटर में इंटरेक्शन होता है उसके साथ एनिमल्स, जैसे कि फिशेस वहाँ से रोटी लेती है। श्रेया, आपको ये मानना होगा कि आप की जो लाइन्स है वो सॉलिड लाइन्स नहीं है, आप बात को अपनी कन्वे कर रहे हैं, मगर जो कन्वे करने का तरीका है वो आपका गलत है। आपको वो लाइन्स बोलनी चाहिए जिससे मैं तुरंत कन्विंस हो जाऊँ। आपको घुमा घुमा के बातें नहीं बोलनी, समझ में आया? वेल, उस टॉपिक पे आएंगे, और जैसा कि अनुज इन्वायरमेंट को डिस्कस कर चुके हैं और प्रगति शाह ने इकोसिस्टम को डिफाइन किया और आपसे इंटरेक्शन में पूछ रहा था। तो कोमल आपके पास आता है। कोमल, एक बात बताइए आपकी, आप ट्रॉफिक लेवल 1 पे जब आते हैं तो आपको प्रोड्यूसर देखने को मिलता है, और प्रोड्यूसर जो होता है वो कहीं ना कहीं प्रोड्यूस करता है फूड को फॉर द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, जो आप बात अच्छे से जानते भी। आप मुझे बताइए कि जो फूड बन रहा है ऑर्गेनिक फूड, वो कहीं ना कहीं किस फूड से डिराइव हो रहा है? इनऑर्गेनिक फूड से, नो डाउट इनऑर्गेनिक से। इनऑर्गेनिक में क्या क्या चीज़ें आती हैं? If there was a producer and they are making carbohydrate, so what are the inorganic material? क्या है inorganic material जिससे आप फूड को बना रहे हो? एक ट्रॉफिक लेवल है, प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल। जी हाँ, सनलाइट चाहिए H2O को लेकर के। ठीक है, तो आप मुझे बताइए इन तीनों में जो आपने बताया है, ये इन तीनों में बायोटिक प्रोबायोटिक कौन कौन सा? सनलाइट इज बायोटिक और प्रोबायोटिक। ओके, आपने CO2 भी ली है, क्या आप बताना चाहेंगे कि ये बायोटिक होगा या प्रोबायोटिक होगा? हाँ, CO2 इज बायोटिक, कार्बन डाइऑक्साइड इज बायोटिक, एबायोटिक। इज इट लिविंग थिंग? नो। So why are you saying biotic? Okay, so you are taking H2O also. This is also inorganic thing. So is it biotic or abiotic? पहले आप जो है आप नर्वस मत हो, मैं एक ही चीज़ बार बार पूछ रहा हूँ, वो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। जो वाटर है वो एबायोटिक है कि बायोटिक? इट्स वेरी सिंपल, एबायोटिक है ना। ठीक है, तो ये मैं आपसे पूछ रहा था। आप मुझे बताइए कि जो इक्वेशन होती है कार्बोहाइड्रेट बनने की, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज, द रिएक्शन विल बी इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल?
रिवर्सिबल रिएक्शन, थिंक अबाउट इट, रिवर्सिबल इज इट? नो, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट बना है वो वापस में टूट जाए, इसीलिए नो, इरिवर्सिबल रिएक्शन, इट कांट मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड, है ना? राइट। तो कुछ आपने गलतियाँ की हैं। प्रशांत पे आते हैं। प्रशांत, आप मुझे बताइए कि एक लाइट, एक रेनफॉल किसी बायोटिक कंपोनेंट को कैसे अफेक्ट कर सकता है? जैसे हम लोग जानते हैं कि प्लांट जो अपना फूड बनाता है वो लाइट से बनाता है, सनलाइट प्रोसेस के लिए सनलाइट वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक। और जो हम लोग का रेनफॉल है वो भी प्लांट को वाटर देने का काम करता है। जी। और जब हम लोग जब सनलाइट आएगा तो प्लांट सनलाइट ब्रिलियंट में अपना फूड बनाएगा। और जो रेनफॉल है वो भी प्लांट पे डिपेंड करता है, क्योंकि प्लांट ट्रांसलेशन करता है, उससे जो वाटर होता है ट्रांसलेट होता है, वेपर के फॉर्म में जाता है और बेसिकली वो क्लाउड्स का फॉर्मेशन करता है और फिर रेन होती है, और वही रेन इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बोल सकते हो वाटर में आकर के एब्जॉर्ब हो जाती है फिर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। यस। आगे वाला जो पॉइंट है वो ये मैं जानना चाह रहा था कि आपने जैसा बताया कि लाइट, वाटर ये बहुत बढ़िया एबायोटिक फैक्टर माने जाते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। क्या टोपोग्राफी रीजन भी माना जा सकता है एक बायोटिक फैक्टर के लिए? टोपोग्राफी? Yes, sir. व्हाट इज टोपोग्राफी? लैंड में से हाँ, लैंड का स्लोप कैसा है, उसका उसकी दिशा कैसी है, क्या इनसे किसी बायोटिक फैक्टर के ऊपर असर देखने को मिल सकता है? जैसे टोपोग्राफी डिफर इन पीएच वैल्यू ऑफ सोयल, डिफरेंट टोपोग्राफी ऑफ डिफरेंट वेदर कंडीशन, क्लाइमेट, एंड द क्लाइमेट कैन आल्सो क्लाइमेट के कारण जो होता है प्लांट में भी वेरिएशन देखने को मिलता है। अलग अलग जगह पे हम लोग को अलग अलग पेड़ पौधा मिलता है रहने के लिए। जी जी बिल्कुल सही बात है। टोपोग्राफिकल रीजन की वजह से वहाँ की जो प्लांट और एनिमल की जो डाइवर्सिटी है वो कहीं ना कहीं डिफरेंट है। यहाँ पे जो प्लेन एरिया में जो एनिमल या प्लांट देखने को मिल रहे हैं वो आपको हिली एरियाज में देखने को, बिकॉज टोपोग्राफिकल रीजन देयर आर सो मेनी एबायोटिक फैक्टर्स which is different from a plain area to mountain area or hill area. Okay, good. बिट्टू आप पे आते हैं और बिट्टू आपसे पूछेंगे हम जरा कुछ प्रोड्यूसर के बारे में। आप प्रोड्यूसर के बारे में बताइए कि कौन कौन से प्रोड्यूसर प्रेजेंट होंगे, कितने टाइप के प्रोड्यूसर आपके सामने हो सकते हैं। प्रोड्यूसर के नाम बताना है आपको, प्रोड्यूसर कौन कौन हो सकता है, तो बताइए आप मुझे। As you know that the producer is the secondary source, as the primary source is the sunlight. Secondly, it plays a very crucial role in the trophic level because it will prepare food for the consumers. So there are many different producers like first plants. Plants are the producers. The terrestrial plants, and if you talk about the aquatic environment, then there are phytoplankton. And another producer is the algae. They also produce food for the aquatic, both terrestrial environment and the zooplanktons. And as you know that without if plants are not, means the primary order crops are not present, then the whole trophic area will be disrupted and it will not possible to get any water. वेरी गुड। तो बिट्टू ने जो एक्सप्लेन किया है वो काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया है और एक एक पॉइंट को डिस्कस किया है। बिट्टू आप एक चीज़ बताइए कि जो फर्स्ट टॉपिक लेवल होता है जिसमें प्रोड्यूसर प्रेजेंट होता है, ये ज़रूरी है कि जो सेकंड टॉपिक लेवल है उसमें कोई प्राइमरी कंज्यूमर हो, वो भी हर्बीवोर? इज इट पॉसिबल? सेकंड टॉपिक लेवल पे ये कोई ज़रूरी है कि प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर ही हो? इस प्राइमरी यानी कि फर्स्ट टॉपिक लेवल कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर जरूरी है? अगर फर्स्ट मैंने बता कि मैं केस स्टडी आपके सामने रखता हूँ कि केस स्टडी क्वेश्चन भी आते हैं आपको। मैंने कहा एक प्रोड्यूसर है फर्स्ट टॉपिक लेवल पे, प्लांट है वो, लेट्स से बायोफाइटर। सेकंड वाला जो उसके जस्ट ऊपर ट्रॉफिक लेवल आएगा, आप मुझे बताइए कि ये जरूरी है कि वो प्राइमरी कंज्यूमर हो? वो तो होगा, मगर क्या हर्बीवोर होगा? ये जरूरी है कि हर्बीवोर ही हो? प्राइमरी कंज्यूमर जरूरी है कि हर्बीवोर ही हो? सही बात है, होना भी चाहिए हर्बीवोर। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर ही जब प्लांट है तो पहला कंज्यूमर कौन सा होगा? नो डाउट हर्बीवोर ही होगा।
बिल्कुल सही बात है। अच्छा, टॉप कोऑर्डिनेट नोड में आप क्या रखना चाहेंगे? ह्यूमन को रखना चाहेंगे आप? रख सकते हैं, अगर फूड से बहुत अलग अलग टाइप के तो रख सकते हैं। हाँ, अब मुझे बताइए कि अगर मैं दो ऊपर से दो ट्रॉफिक लेवल को कम कर दूँ तो बताइए कि एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा किस पे पड़ेगा? अगर हम लोग ऊपर से यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल आर 5, ऊपर से मैं दो लिस्ट करूँगा। as you have mentioned that the number of traffic level is high and we are talking the topmost two levels. The effect on the environment and the transfer of energy will be drastically affected as the transfer of energy will only go to the third level in this obvious and this third level can be carnivore, maybe carnivore or omnivore because like we are taking a grass and the grass is eaten by a wood and that wood is eaten by circulated law. Then it is, the thought will take least energy and the second question was मतलब मैंने कहा कि अगर मैं ऊपर से टॉप मोस्ट दो लेवल को निकाल दूँ तो सबसे हाईएस्ट एनर्जी रीच करेगी थर्ड वाले पे जाकर निकाल, थर्ड वाले को रीच करेगी ना। वहाँ पे फिर उसमें सबसे हाईएस्ट एनर्जी कहाँ रीच करेगी? थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पर रीच नहीं करेगी, सबसे ज़्यादा एनर्जी फर्स्ट लेवल पर रीच करेगी। स्टेटमेंट सही है मेरा। सबसे हाईएस्ट एनर्जी कहाँ होगी? फर्स्ट लेवल। बिकॉज ऑफ व्हाट? 10% लॉ में हमेशा 10% रिड्यूस होती है जितना आप प्रॉफिट लेवल पे जाते हो है। हाँ, और वहाँ पे इन्वायरमेंट को भी इफेक्ट करेगा। If we remove the second topmost profit level, then the grass which is reduced on the will be eaten by the herbivores as the number of the carnivore will be less more and the herbivore will be also more and this will lead to the destruction. वेरी गुड। बिट्टू ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी है और बहुत बढ़िया एक्सप्लेन भी किया है। आई होप कि अब हम फिर से एक बार बात करना चाहेंगे अनुज से। अनुज, आप तैयार हैं क्या क्वेश्चन के लिए? Yes. मैं आपसे स्टेटमेंट पूछूंगा और आप बताना कि स्टेटमेंट ये सही है कि गलत। इन एनी इकोसिस्टम द एनर्जी फर्स्ट कम इन द फॉर्म ऑफ लाइट इन एनी इकोसिस्टम। द स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग? राइट। थोड़ा जोर से बोलो। Right. स्टेटमेंट इज राइट। यार अगर हम फॉरेस्ट में देखेंगे तो वहाँ पे एनर्जी भी लाइट के फॉर्म में इंटर करेगी। अगर आप पॉन्ड में देखेंगे तो वहाँ भी एनर्जी लाइट के फॉर्म में इंटर करेगी। प्लेन एरिया में देखेंगे तो वहाँ भी एनर्जी लाइट के फॉर्म में। यस, ये तो बहुत बढ़िया आपका सामने क्वेश्चन था। आप बता सकते हैं मुझे कि जो सोलर एनर्जी है क्या वो बैक्टीरिया भी ले सकते हैं? क्या बैक्टीरिया एब्जॉर्ब कर सकते हैं? क्या वो प्रोड्यूसर की तरीके से काम कर सकते हैं? तो आपके पास कोई एग्जांपल है ऐसा जो ये प्रूफ कर देता हो कि बैक्टीरिया भी प्रोड्यूसर की तरीके से काम करते हैं और वो लाइट को एब्जॉर्ब? ग्रीन बैक्टीरिया। ग्रीन बैक्टीरिया का कुछ नाम होगा ऐसे? ग्रीन बैक्टीरिया बोलेगा मुझे लगता अच्छा नहीं है। ये है ग्रीन फॉर दिस? नो, आई डोंट थिंक। डोंट हैव। यस, एनीबॉडी है? Cyanobacteria are the name which is used for the bacteria which work as a producer, right? Because they have a chlorophyll in the where is chlorophyll? Chloroplast, right? But chloroplast is absent. So आपके सामने कैसा पिगमेंट होगा और कहाँ पे होगा? क्रोमैटोफोर है ना। क्लोरोप्लास्ट की जगह पे वहाँ पर क्रोमैटोफोर होगा। एक क्वेश्चन आपसे और करना चाहेंगे हम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप मुझे ये बताइए कि जो बायोमैग्निफिकेशन है, बायोमैग्निफिकेशन सबसे पहले ये केस जो रिपोर्ट हुआ है वो कहाँ पे हुआ? इस केस की बात करेंगे लेड की, जो आपने देखा होगा वो जो केसेस मैंने आपको बताए थे, याद करो आप, बंगाल का एक केस मैंने बताया था। यू नो द केस आई डोंट थिंक HG मर्करी ऑफ द मेजर इंसिडेंट दैट इज हैड इन बंगाल। हाँ या बताइए। तो इस केस को बताएं। यस, केस वो केस स्टडी है। बताइए आप केस स्टडी क्या है? वो बेसिकली था ये जैसे इंडस्ट्री से वेस्ट होता था तो उसमें हाई अमाउंट में मेटल्स मिले, वो फिश के जो
रिवर्स में वो डंप किए गए, उसमें हाई वाटर फिशेस थी, जो फिशर्स थे, जो फिशरमैन थे, वो जब मछली पकड़ के उसको लाए और मार्केट में बेचे तो बहुत सारे जो लोग थे वो खरीदे उसे, और खाने की वजह से उनके अंदर कंसंट्रेशन बढ़ गया मेटल्स की, उसके वजह से बहुत ज़्यादा मतलब डेथ हुआ बर्बाद हो गया। अच्छा, एक और आपसे लास्ट क्वेश्चन करता हूँ मैं। एडिफिक फैक्टर इज कंसिस्ट ऑफ वाटर एज वेल एज सॉइल, इज इट राइट? एडिफिक फैक्टर इज कंसिस्ट ऑफ वाटर एज वेल एज सॉइल, इज इट राइट स्टेटमेंट? यू नो एडिफिक फैक्टर इसके अंडर में आएगा? इट्स वेरी सिंपल। एडिफिक फैक्टर इज नथिंग बट कम्स अंडर द एबायोटिक फैक्टर। So, is it consist of soil as well as water or not? No. Edefic factor is consist of only soil. Statement is wrong. Try to think on it. Okay, let me go on to the next question. Edefic factor is consist of soil, pH, mine and topography. Is it right? Edefic factor जो है वो soil का भी बना हुआ है, pH का भी बना हुआ है, plus मिनरल्स का भी बना हुआ और टोपोग्राफिकल रीजन का भी बना हुआ है। क्या स्टेटमेंट सही है? यस, एग्जैक्टली द स्टेटमेंट इज राइट। ओके, सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब आप पे आते हैं प्रगति। चलें फिर बातें करते हैं प्रोड्यूसर के बारे में। प्रोड्यूसर के बारे में हालांकि बहुत सारी बातें हो गई आपसे, मगर फिर भी हम आपसे बात करना चाहेंगे। आप मुझे कार्निवोर के बारे में बताइए। आप जो कार्निवोर होते हैं उनके विलुप्त होने का रीज़न क्या है? समझ गया ना मेरी बात को? जो टॉप कार्निवोरस हैं उनकी डाइवर्सिटी कम हो रही है डे बाय डे। व्हाट इज द रीजन? दिस इज केस स्टडी। यस, व्हाई? Sir, we know that the carnivores are those who are present at the top of the world, and they eat technically they eat other animals, we know, but that we know that the energy which comes from the plant, from the producer, as it goes to the top consumer, it reduces 10% loss as it goes, and it decreases very much in the last topic level. It is decreased very much. And why does it decrease? Due to the 10%. Due to the 10%. Okay. And after it is decreased the most, then the animals don't get the energy they actually require. Okay. Means the energy they need, it is not fully sufficient. They get. ओके। This is why. अगर एनर्जी वहाँ नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा कि भैया वहाँ पे एनर्जी पहुँची नहीं तो वो टॉप कार्निवोरस ऑटोमेटिकली वहाँ से रिमूव हो जाएंगे। सही बात है कि नहीं? Yes. चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। व्हाट डू यू मीन बाय डिकम्पोजर्स? लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग डिकम्पोजर का। एक एक्वाटिक सिस्टम है। An aquatic system contains abiotic factor as well as biotic factor. If we remove the decomposers from the particular aquatic system, so what will be the results after 2 or 3 years in particular pond? In the pond, we will see that it will smell very bad, and that will be the waste which was produced by the fish will remain in the soil and Soil or water? in the water. I'm talking about pond. Yes. And after it gets remained, then because of this the fish will die. The fish will die, and Fish will die. What about plant? the plants will also. प्लांट के जो भी वेस्ट हैं उनको रिसाइकिल किया नहीं जा पाएगा, हाँ. तो None वो of the वहाँ पे waste क्या will- करेंगे? धीरे धीरे उनकी एजिंग हो जाएगी। That is called natural aging. Yes, because the Right. decomposers are. What do you mean by, what is the major difference between scavenger and decomposer? Is there any difference? Scavenger comes under decomposer. So, is there any difference between scavenger or decomposer? Do you have any differences? Any else? Anybody have a difference between decomposers and scavengers? In every level, in each and every level, किसी भी level पे आप बता सकते Yes. हैं। Yes, sir. So scavengers are those
those segments which feed upon the data method, but we talk about the decomposers, they are at any स्टेटमेंट है, राइट स्टेटमेंट। स्कैवेंजर किस पे अपना वो करता है, फीडिंग करता है, वैस डिकम्पोजर किस पे करते हैं? decomposer की बेस टॉपिक लेवल से बेस पे करते हैं। तो ये डिफरेंसेस हो गए। वेल करना नहीं है फिर अब आते हैं थोड़ा सा आगे पीछे। कहानी की थोड़ी बहुत गलती की है इससे। Shreya, what do you mean by natural ecosystem as well as artificial ecosystem? Yes. ecosystem means the ecosystem which is थोड़ा तेज बोलो बेटा। natural ecosystem. Natural ecosystem is those which is formed by environments naturally formed. There is presence of plants, trees, big trees, which is natural ecosystem में naturally तो बनता है, natural होता है। नेचुरल इकोसिस्टम Natural- वर्ड सजेस्टिंग इटसेल्फ कि वो नेचुरल नहीं बनाएगा। इसके अलावा बताइए आप कुछ। उसमें man-made कोई भी मैन मेड नहीं होगा, नेचुरल है तो मैन मेड नहीं होगा। इट्स वेरी सिंपल। व्हाट अबाउट एग्जांपल्स? forest, फॉरेस्ट इज एग्जांपल और wildlife, वाइल्ड लाइफ, river, pond, रिवर और pond can be created or not created? oceans, श्रेया यू शुड वर्क ऑन इट। श्रेया आप मुझे बताएं कि जो एक्वेरियम होती हैं वो एक्वेरियम को डे बाय डे हम क्लीन क्यों करते हैं? आफ्टर 72 आवर्स और 24 आवर्स हम एक्वेरियम को क्लीन करते हैं। वाई? किस टॉपिक से रिलेटेड है ये? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम तो है, मगर किस टॉपिक से? वाई वी आर क्लीनिंग डे बाय डे? एक्वेरियम को डेली हम क्लीन क्यों करते हैं? व्हाट इज द रीजन? Lack of decomposers, because they don't contain any decomposers in the artificial designed ecosystem. That's why we clean on a daily basis. है ना? So ये तो अच्छा क्वेश्चन था। एक इकोसिस्टम के लिए, एक इकोसिस्टम को काम करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है? अगर मैं कोई फॉरेस्ट का इकोसिस्टम देख रहा हूँ तो forest को while we are watching the ecosystem of forest, what are the pros and cons? ये सारी चीज़ें क्या होंगी? इसके अंदर क्या चीज़ें आप देखना चाहेंगे कि यार ये सारी चीज़ें होनी चाहिए तो ये इकोसिस्टम बढ़िया चले? सनलाइट, soil, water, concentration of water. What do you mean by concentration of water? soil में जितना पानी का concentration और? plants अच्छे से होंगे। उसके अलावा trees, ट्रीज तो नहीं है। अब उसके अलावा होता है एबायोटिक। ठीक है, आप मुझे थोड़ा सा और बताएंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी कंज्यूमर्स? व्हाट इज सेकेंडरी कंज्यूमर? those consumers who eat the primary consumers. Secondary consumer can be carnivore or not? It can be. Yes. Okay. Well, किसी दूसरे टॉपिक पे आते हैं और वहाँ बात करते हैं। आते हैं तो फूड चेन के ऊपर आते हैं। What do you mean by food chain? हाँ। Food chain is a series in which जिसमें हमें पता चलता है कि कौन किसको खाता है। कौन किसको खाता है, ये फूड चेन है। We eat food. अच्छा, ठीक है, तो कुछ एग्जांपल दे सकते हो आप फूड चेन का? आप अपना एग्जांपल लाओ, अपना एग्जांपल दो फूड चेन का। हाँ, जैसे कि plants जो pollution है, herbivore या carnivore, humans में भी दो टाइप के आते हैं, herbivore और omnivore। आप अपने आप को किस टॉपिक लेवल पे रखना चाहोगे? मैं actually herbivore से हाँ, तो कहाँ रखोगे अपने आप? second पे, सेकंड पे? second पे। सोच लो पहले आप कहाँ रखोगे अपने आप को। क्या क्या कहते हो आप लोग?
ह्यूमंस को कहाँ रखना चाहोगे? अगर आप हर्बीवोर और कार्निवोर दोनों को ही कंसिडर करोगे तो कहाँ रखोगे? अगर हर्बीवोर को कंसिडर करोगे तो, मगर हम हर्बीवोर कार्निवोर मानते नहीं हैं, हम उसको रखते सिर्फ कंज्यूमर में ही, वो ओमनीवोर नहीं रखते, टॉप पे ही। समझ में आया? क्या आप थोड़ा सा काम करिए, आप कहीं कहीं फंस रही है टॉपिक पे। चलिए आगे चलते हैं और थोड़ी बहुत बात करेंगे। आप ज़रा मुझे बताएं कोमल साहब कि एक फूड चेन बताइए मुझे जो एक्वेटिक की हो। एक नहीं, कम से कम 3 फूड चेन बताओ जो एक्वेटिक की हो। फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, इसके अलावा फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश, प्रेडेटर इंसेक्ट और स्मॉल फिश, लार्ज फिश, हो गया? और स्मॉल फिश और लार्ज फिश, और हो गया? एक और हॉक किसी में आ जाएगा? और लार्ज फिश, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, हाँ, बस हो गया। फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश और लार्ज फिश। चलो तो ठीक है भाई। आप ज़रा मुझे ये भी बता दें कि जो पिरामिड होता है प्रॉफिट लेवल का, वो कैसा बनाएंगे आप? पिरामिड हाँ, अपराइट या इन्वर्टेड? अपने फिर से बताया। वो एनर्जी का जो पिरामिड है वो आप कैसे देखना पसंद करेंगे? अपराइट या इन्वर्टेड फॉर्म में? मतलब नीचे से ऊपर। कैसा देखना पसंद करेंगे आप लोग? अपराइट एज यूजुअल। आप देखो ना ऐसे ही बना हुआ पिरामिड तो अपराइट है वो, है ना? नीचे से मतलब चलो। T1 नीचे होगा। T2 अगर बायोमैग्निफिकेशन को देखें तो आपका पिरामिड कैसा होगा? बायोमैग्निफिकेशन इन्वर्टेड या अपराइट? वैसे ही वैसे ही होगा, अपराइट इन्वर्टेड नहीं। बस हम बनाएंगे तो अपराइट ही ना, मगर दिखाएंगे उसमें हम बायोमैग्निफिकेशन। समझ में आया? ये चीज़ है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ऊपर से कंसंट्रेशन के बेसिस पे हम उसको अपराइट या इन्वर्टेड नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि जो बायोमैग्निफिकेशन आपने किया उसके बेसिस दिखाएंगे तो आप इन्वर्टेड फॉर्म में। वेल, आपने ये तो बढ़िया बताया है, मगर अब मैं आपसे हार्डकोर टॉपिक पे आता हूँ। सबसे पहली बात आपसे हम ये करना चाहेंगे, व्हाट यू मीन बाय हेरिडिटी? हेरिडिटी हेरिडिटी क्या? हेरिडिटी उसे बोलते हैं जो कि हमारे पेरेंट्स से जो हमें ट्रांसफर होता है उसे हेरिडिटी बोलते हैं। क्या ट्रांसफ़र होता है पेरेंट्स से आपके पास? इनहेरिटेंस। इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में? डीएनए फॉर्म होता है। डीएनए के फॉर्म में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस और हेरिडिटी। इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस, तो व्हाट इज हेरिडिटी? कैरेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी इज कॉल्ड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस? inheritance means the information transfer from parents to progeny is called inheritance. Heredity means character transfer from parents to progeny is called heredity. कोमल, आर यू राइट? तो श्योर हो आप? Yes. पक्का? Yes. अच्छा बताइए, हेरिडिटी किन दो चीज़ से मिलकर बना होता है? Heredity जेनेटिक्स किन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है? genetics, heredity और हेरिडिटी और variation. हेरिडिटी और वेरिएशन। इज इट राइट? यस अनुज, व्हाट डू यू से? व्हाट डू यू से? इनहेरिटेंस या जेनेटिक्स को आप देखते हो तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है मेजरली? जेनेटिक्स को आप ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड करते हो ना, किसमें? हाँ बताएं। समझ में आया आपको? चलो आप बताएं मुझे कि व्हाट डू यू मीन बाय क्रोमोसोम? क्रोमोसोम क्या है? Chromosome is present in nucleus. It is a thread-like structure. चलो मैं स्टेटमेंट बोलता हूँ, आप स्टेटमेंट को बताओ। एक मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट, इज इट राइट? Prokaryote? No. व्हाई? Absent होता है इसमें. क्रोमोसोम नहीं होता? नहीं. तो
तो है न्यूक्लियोइड के फॉर्म में। स्प्रेड हो प्रोकैरियोट में क्रोमोसोम ही नहीं होता, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है केवल, हेड तो होता है। तो जेनेटिक ट्रेड होता है वो स्प्रेड होता है। आप एक स्टेटमेंट बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय क्रोमोसोम की बात कर लेता हूँ आपसे। क्रोमोसोम में सेंट्रोमेयर क्या होता है? सेंट्रोमेयर जिसमें सर स्ट्रक्चर होता है ना, उसके बीच में जो उससे बोलते हैं सेंट्रोमेयर। तो बीच में क्या मतलब कुछ नाम उसका अच्छे से डिफाइन करिए आप, बीच में क्या होता है? जिसमें सर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है ना, तो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो जैसे मैं कोमल आर यू नो नर्वस हो रहे हो आप, ठीक है। मजा व्हाट यू, आप सेंट्रोमेयर को कैसे डिफाइन करोगे? हाउ डू यू सर फाइंड सेंट्रोमेयर? जैसे सेक्शुअल क्रोमैटिड होता है, तो सेक्शुअल क्रोमैटिड उसका एक दो ब्रांचेस का, दो ऊपर और दो नीचे, तो जो ब्रांचेस होते हैं जो जिस पॉइंट पर मीट करते हैं उसको सेंट्रोमेयर बोलते हैं। जहाँ पे दो आर्म्स क्रोमोसोम्स की मीट करती है पॉइंट पे, उसी को सेंट्रोमेयर बोलते हैं। और उसके साइड में एक सर्कल टाइप स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग काइनेटोकोर बोलते हैं। यस 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 क्रोमोसोम। आप मुझे बताएं क्रोमोसोम की इतनी बात हुई तो मैं पूछ लेता हूँ आपसे, क्रोमोसोम जो होते हैं वो पूरी बॉडी में कितने होंगे? पूरी बॉडी में 23 पेयर्स 23 पेयर्स ईच सेल, और पूरी बॉडी ईच सेल। जब हम बॉडी की बात करते हैं तो हम एक सेल की बात करते हैं, ना कि पूरी बॉडी में। ऐसे तो बहुत सारी हो जाएंगी क्रोमोसोम, है ना। तो क्रोमोसोम जो होते हैं वो कंडेंस फॉर्म में पड़े होते हैं या फिर ऐसे ही नॉर्मल? कंडेंस फॉर्म में होते हैं, कंडेंस फॉर्म में होते हैं, राइट। कंडेंस फॉर्म में होंगे तो क्या वहाँ पे प्रोटीन बनाना आसान होगा? कंडेंस फॉर्म में होगा तो प्रोटीन बनाना कहाँ आसान होगा? ये तो बड़ा उलझा हुआ है, उसको सीधा करना पड़ेगा। तो वहाँ पे हम लोग उसको खोल देंगे, वहाँ तो पे वो जो हाथ वही तो, जब आप स्टोन से खोलोगे तब तो खुलेगा ना वो। स्टोन प्रोटीन जो वहाँ पे एक्ट करता है, हाँ, तब खुलेगा तभी तो वहाँ से प्रोटीन बनाओगे आप। ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, इजी हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय जीन? सर जीन में स्पेसिफिक सेगमेंट कंटेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फॉर द पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अच्छा, जीन क्या काम कर सकता है? जीन क्या काम करेगा? सर जीन हैविंग द ट्रांसफर कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। लेट से कोई लड़का है जिसकी काली आँख है और एक लड़की है जिसकी भूरी आँख है, तो आप बताइए इनमें डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट क्या है? सर इसमें अगर लड़के के पास ब्राउन आइज है और लड़के के पास ब्लैक आइज, सो द डोमिनेंट इज ब्लैक। हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ गैमीट? मीन्स कैसे प्रेडिक्ट करोगे आप कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा? कुछ आप देना चाहेंगे गैमीट को नाम? मतलब गैमीट को नाम देना चाहेंगे ड्यूरिंग क्रॉस? क्या नाम देंगे आप? क्योंकि वो डोमिनेंट है तो डोमिनेंट को आप कैसे डिनोट करेंगे? डोमिनेंट को हम लोग सर BB से, कैपिटल BB से, कैपिटल B से, और रिसेसिव दैट इज ब्राउन डिनोटेड बाय द स्मॉल बेंच। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, बच्चे तो सही बता रहे हैं। प्रशांत आपके बाद आते हैं। प्रशांत आप बताइए कि बीट्स लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट ऑन DNA इज कॉल्ड जीन। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बीट्स लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट ऑन DNA इज कॉल्ड जीन होगा, ये जीन ही है ना। DNA और क्रोमोसोम, DNA ठीक है, क्या काम करेगा ये? जो पेरेंट्स से प्रोजेनी तक जो पेरेंटल इन्फॉर्मेशन है वो पेरेंट्स से प्रोजेनी तक पहुँचाएगा। कैसे? क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस से। क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस से कैसे जाएगा? क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस से कैसे जाएगा? जब DNA रेप्लिकेशन होगा हाँ तो वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन होगा प्रोटीन के फॉर्म में, हाँ प्रोटीन के फॉर्म में जो पेरेंट से आएगा प्रोजेनी के क्रोमोसोम में, और वहाँ से वो अरे इन्फॉर्मेशन आप फर्टिलाइजेशन कराओगे कि नहीं कराओगे? उसके बाद ही क्रॉसिंग ओवर कराओगे कि नहीं? है नहीं। आप मुझे बताइए कि एक ब्लू आई है और एक ब्राउन आई है, इन दोनों में डोमिनेंट कौन है? मैंने ब्लैक को हटा दिया, अब बताओ इनमें डोमिनेंट कौन है? ब्लू आई है और एक ब्राउन एक ब्राउन आई है। ब्लू आई सर। ब्लू आई डोमिनेंट है। ब्लू आई ज़्यादा देखते हैं आपके, ब्राउन आई ज़्यादा देखते हैं पॉपुलेशन में? इन जनरल रीजन वी आर टॉकिंग अबाउट अवर इंडिया। इंडिया में तो ब्राउन ब्राउन है ना, तो अकॉर्डिंग टू इंडिया डोमिनेंट कौन जाएगा?
जाएगा, नो डाउट। वहाँ पे आप क्या कैसे डिनोट करोगे आप इसको? ब्लू आई को कैपिटल बी, स्मॉल बी से, और ब्राउन आई को कैपिटल बी से हम डिनोट करेंगे। ठीक है, चलो बच्चों एक बात और, सॉरी प्रशांत, एक बात और मुझे बताओ कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में मैं कुछ पॉइंट बोल रहा हूँ, पॉइंट आप बताना सही और गलत। सेपरेशन ऑफ कैपिटल टी टी एंड सेपरेशन ऑफ स्मॉल टी टी इज इंटरडिपेंडेंट, इज इट राइट? सेपरेशन ऑफ कैपिटल टी टी, Separation of capital TT and separation of small TT is interdependent. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट होगा डिपेंडेंट हाँ वही तो पूछ रहा हूँ। नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं। एक कैपिटल TT का सेपरेशन और एक स्मॉल TT का सेपरेशन और ये एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे? तो दोनों ट्रेड अलग अलग, दोनों अलग ट्रेड है तो डिपेंड नहीं करेंगे। वेल अगर ये आ जाते हैं, अब दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। इन F1 जनरेशन वी हैव फाउंड द heterozygous condition, है ना, that are not matched with these parents, is it right? heterozygous कंडीशन है उसमें। Heterozygous condition which is present in F1 generation is not proper match with its parents. जैसे कि पेरेंट्स का डोमिनेंट टीटी होगा। मेरा स्टेटमेंट सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ। Heterozygous condition which is present or found in F1 generation is not matched with its parents. मैच करेगा, मैच करेगा, मैच करेगा पक्का? पेरेंट्स नहीं तो आया प्रॉब्लम। ओके, तो सही बात, मैच तो करना चाहिए, क्योंकि अगर आप टॉल प्लांट ले रहे हैं और डॉग प्लांट को क्रॉस करा रहे हैं तो जो F1 जनरेशन में आएगा तो अपने पेरेंट्स से तो मैच करेगा ही, नो डाउट। मगर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगाएंगे तो वहाँ मैच करेगा? वहाँ पे नहीं होगा। क्यों? तो वहाँ पे अलग अलग जो कैपिटल होगा ओनली कैपिटल, मतलब कि जो डोमिनेंट होगा उसमें ज़्यादा डोमिनेंट देखने को मिलेगा। ज़्यादा डोमिनेंट देखने को मिलेगा? Yes. ज़्यादा डोमिनेंट देखने को मिलेगा किसमें? हेटेरोजाइगस कंडीशन में या होमोजाइगस? होमोजाइगस में। होमोजाइगस कंडीशन में। हेटेरोजाइगस कंडीशन में? हेटेरोजाइगस में तीन मिलेंगे हम लोग को, डोमिनेंट वाला और एक। In F2 generation we have found the heterozygous condition which is matched from the F1 generation, is that right? हाँ मैच करेंगे। मैच करेंगे। हेटेरोजाइगस कंडीशन इज मैच फ्रॉम द F2 जनरेशन में जो हेटेरोजाइगस कंडीशन है वो F1 से मैच करती है। क्या ये बात सही है? उसमें हाँ मैच करेंगे। करेगी मैच। जब F1 जनरेशन से ही तो F2 आने। सही बात है ना, इतने में ही पसीना आ गया। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। हालांकि प्रशांत ने सही बताया, अगर बॉडी लैंग्वेज क्यों डाउन हो रही है मुझे किसी समझ में आ रहा है। बॉडी लैंग्वेज इज डाउन, बॉडी लैंग्वेज आपकी डाउन है भी यार बात करते हुए। हाँ अनुज आपसे बात करेंगे। आप बताइए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को आप कैसे देखते हैं? 9:3:3:1 इसमें कितने हेटेरोजाइगस हैं, कितने होमोजाइगस हैं? How do you say? How can you prove how many are heterozygous condition? Because 9:3:3:1 16 gametes are formed. इसमें कितने हेटेरोजाइगस हैं, कितने होमोजाइगस हैं? इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन। मुझे लगा आपने उसको देखा होगा तो आपने उस नज़र से नहीं देखा होगा उस पूरे अंदर जो गैमेट्स प्रेजेंट से जो प्रोजेन्स थे। ये खतरनाक क्वेश्चन पूछ लेगा आई डोंट नो, माइंड से आ गया। यस, हाउ मेनी आर हेटेरोजाइगस कंडीशन एंड हाउ मेनी आर होमोजाइगस कंडीशन? 2 होमो, रियली? 2 होमो पक्का? बना के दिखाओ। तो अगर नहीं आया तो 16 में सिर्फ 2 होमो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं आपसे। आप मुझे बताइए कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बिल्कुल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जैसा लगता है। वाई? मतलब इन दोनों में बहुत हल्का फर्क है, तो आप कैसे इस डिफरेंस को डिफ्रेंशिएट करोगे? बड़ा हल्का फर्क है, क्योंकि आप वहाँ भी कॉम्बिनेशन बना रहे हो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में भी कॉम्बिनेशन बना रहे हो। तो हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट? हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट? मुझे पता था
व्हाट इज़ योर वीक एरिया? आई नो वीक एरिया पे जो मार करने का जो मज़ा है वो सही नहीं। चलो 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 बताओ। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को ही आप प्रूफ करिए, डोंट बी शाय, बताओ ना, आप आपका अपना पॉइंट रखिए। हाउ कैन यू डिस्क्राइब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपको नहीं पता, आपने रिवाइज नहीं किया, इसका मतलब ये तो गलत बात है, तो बहुत ही गलत बात है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कौन बता देगा यहाँ पे? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, चलो कोमल आप बताओ। इसमें सर हम लोग टू कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन लेते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग, कॉन्ट्रास्टिंग, वही कॉन्ट्रास्टिंग प्रोनाउंसिएशन सही करो। कैरेक्टर लेते हैं। जैसे में हम लोग लिए राउंड येलो और राउंड ग्रीन, ये दो कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन में इसी को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस में। तो कॉन्ट्रास्टिंग ले रहे हो तो क्या वहाँ पे क्या निकालने वाले हो रिजल्ट में आप? अब सर इसमें हम जब इसको क्रॉसिंग कराएंगे, किससे क्रॉस कराओगे? वही जो दो करेक्टर लिए हैं, राउंड येलो और राउंड ग्रीन, वही कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराओगे? मतलब हम दो लिए उसमें मतलब तो 4 मिल लेते लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में 4 मिल लेते, उनको लेकर के आप लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करोगे कि दो को लेकर करोगे? तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ही हो गया ये तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया। जब मतलब चारों को लेकर करेंगे तो हम प्राप्त करेंगे ग्रीन येलो करेंगे। आपका एक्सप्लेनेशन फेल हो गया, जबकि आपने हाथ खड़ा किया था, मुझे लगा आप बता देंगे। यस प्रशांत। हम लोग जो लोग इंडिपेंडेंट एडजस्टमेंट है उसमें हम लोग गेमेट बनाएंगे। पहले राउंड येलो होगा और रिंकल येलो, हाँ। राउंड ग्रीन हाँ। एंड रिंकल ग्रीन। ठीक है। और यहाँ पे जब फोर गेमेट बनाए हैं और जब हम लोग उसमें जब क्रॉसिंग ओवर करेंगे बाई पॉइंट स्क्वायर जो हाँ, बनाएंगे, ठीक इसमें है। हम लोग का 9 होमोजाइगस डोमिनेंट मिलेगा, हाँ। और 1 होमोजाइगस रिसेसिव मिलेगा, ठीक है। और 3 जो है 6 हेटेरोजाइगस कंडीशन मिलेगा, ठीक जिसमें है। 3 होगा ठीक है। रिंकल्ड येलो एंड 3 इज राउंड ग्रीन। ये परफेक्टली आंसर है जो इनसे अनुज से भी मैंने पूछा था अभी। तो आई होप कि आपका ये आंसर बड़ा रॉन्ग रहा है कि, और आपसे मैं लास्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ और यही आपका लास्ट राउंड भी होगा। आपसे क्वेश्चन करूँगा, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन सोमैटिक वेरिएशन एंड जर्मिनल वेरिएशन? सोमैटिक वेरिएशन और जर्मिनल वेरिएशन में सबसे ज़्यादा वेरिएशन कहाँ देखोगे आप? सोमैटिक वेरिएशन में ज़्यादा आप देखोगे वेरिएशन। इज इट राइट? डू यू नो व्हाट इज सोमैटिक वेरिएशन? या व्हाट इज? सोमैटिक वेरिएशन जो वैसे वेरिएशन होते हैं जो मतलब ऑपरेट लाइक। सोमैटिक वेरिएशन वो वेरिएशन होते हैं कि धूप में निकले और काले हो गए, वो ट्रांसफ़र करा लोगे आप? वो अच्छा, तो ये वेरिएशन ज़्यादा मानोगे कि जर्मिनल वाला मानोगे? क्योंकि वहाँ तो आप रिप्रोडक्शन करा रहे हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ट्रांसफ़र कौन सा वेरिएशन करोगे, जर्मिनल वाला या वो वाला? अब बाहर गए, धूप में काले हो गए, तो क्या गोरे नहीं हो सकते दोबारा? तो भी तो बोल रहे, तुम्हारे अकॉर्डिंग तो यही है, आप बताएं। Sir, germinal variation is more rare because if you see germinal variation will occur in germ cell and somatic variation will happen in somatic cells. Somatic cell. Somatic जर्मिनल variation. सेल्स कौन कौन सी होती है? जर्मिनल सेल्स जहाँ हम लोग का जहाँ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होती है वही सब जर्मिनल सेल्स होती हैं। लाइक इज देयर एनीथिंग? हम लोग टेल द ऑर्गन ना, व्हाट इज द ऑर्गन? यस पंजाब। So in female the organ is ovary and in male the वेरी सिंपल। testes. व्हाई आर यू सो एम्बैरसिंग यार? मतलब ये इतना इजी क्वेश्चन था कि कोई अंधा भी बता देगा इसको। आप पता नहीं आप प्रेशर लेके बैठे हो क्या, कैसे बैठे हो? आप मुझे बताइए कि जो वेरिएशन है वो वेरिएशन कैसे एक स्पीशीज़ को स्टेबल बनाता है किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में, कैसे? variation makes the species stable because we know that if the variation occurs due to the DNA crossing over. We know that if there is variation in species, there are different species having different traits. If we take for an example a pond,
which has bacteria, there is one type of bacteria which can only take 20 degree to 30 degree of temperature, and the water is of 30 degree temperature first, and then we now that there is no variation, there are same type of bacteria having the same temperature which they can take. Then we'll see that if we rise the temperature and make it 50 degree, then those bacteria can't survive anymore. But if variation will occur, then there will be then if in bacteria only we will do variation, maybe there will be bacteria which can take more than 20-30 degree, and which just like 20 to 50 degree. Oh. And if they will be able to take this, then they will be actually able to survive. Yes, Variation helps in survival of Yes. species. यस, हम समझ गए आपकी बात को, आपने बहुत डिटेल में बताया उसको। मगर मैं आपको ये जानना चाह रहा था कि जो वेरिएशन है, वो वेरिएशन एक स्पीशीज की स्टेबिलिटी को कैसे मेंटेन करता है, ये मैं पूछ रहा था। It helps in और ये वेरिएशन जो आया है वो कैसे आया है, क्या कॉज क्या है इस वेरिएशन में? variation occurs due to DNA crossing over. DNA क्रॉसिंग ओवर, DNA replication. DNA रेप्लिकेशन, राइट, नॉट क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। अच्छा, तो ये बात क्लियर हो गई। वेरिएशन को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। मियोसिस जानती हैं आप क्या होता है? Yes. व्हाट इज मियोसिस? Meiosis is reductional division. इज इट रिलेटेड विद सोमैटिक वेरिएशन और जनरल वेरिएशन? It is related with germinal variation. ओके, गुड। एक राउंड थोड़ा सा और कर लेते हैं 2-2 मिनट का, सो डैट कि इसमें भी मुझे थोड़ा सेपरेट आउट करना है। कुछ स्टेटमेंट बोलूँगा मैं और वो स्टेटमेंट मुझे आपको बताना है। स्टेटमेंट मैं ही पूछ लेता हूँ, ऐसे खुद के बनाए हुए। इधर से चालू कर लेते हैं। स्टेटमेंट बताइए कि सोमैटिक वेरिएशन ऑलवेज हैपन्स इन ओवरी एंड टेस्टिस, इज इट राइट? Wrong statement. Somatic variation happens in somatic cell, and those which you are telling me are germinal. अच्छा, Ovary and testis are जनरल वेरिएशन जो है कहाँ पे होगा? ओवरी में, और कहाँ होगा? testis. टेस्टिस में। इसके अलावा कहीं और देखने को मिलता है? कहीं और देखने को मिलेगा पक्का? नो, ठीक है, स्टेटमेंट सही है। चले, ठीक है। प्रशांत, आपसे पूछ लेते हैं। आपका बॉडी लैंग्वेज आप थोड़ा डाउन रहा है थोड़ा। आप मुझे बताइए कि जो रेप्लिकेशन है, उस रेप्लिकेशन में एरर कैसे आता है? जो रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है, जब उसमें रेप्लिकेशन प्रोसेस में जब एक DNA दूसरे DNA से जब क्रॉसिंग करता है, जैसे कि उसमें ATCG present in the DNA, and they crossing with other DNA, and they form a new progeny in which there is something error will occur. ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर, सीधी आप बात बोलते हैं, ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर मिसमैच हो जाता है। इसी को तो बोलते हो आप रेप्लिकेशन। क्रॉसिंग ओवर में मिसमैच नहीं हो जाएगा? क्रॉसिंग ओवर में मिसमैच हो जाता है, बहुत सारा मिसमैच होता है। मतलब कोई बात नहीं है। कोमल आप बताओ मुझे कि जो और कौन सी टॉपिक थी जेनेटिक्स में? जेनेटिक्स में टॉपिक थी सिलेक्शन ऑफ पी। मेंडल ने क्यों सिलेक्शन पी का किया? बिकॉज इट इज अ शॉर्ट लाइफ, Short life. शॉर्ट लाइफ होता है, 6 मंथ तक का होता है। ये सेल्फ पोलिनेशन अपने से करता है, सेल्फ पोलिनेशन होता है, और ये बाइसेक्सुअल है। ईजी है हैबिटेशन करने का, और पहले चीज़ शॉर्ट लाइफ, ईजी हैबिटेशन करने का, सेल्फ पोलिनेशन भी होता है, क्रॉस पोलिनेशन भी होता है, और बस ईजी है। चलो ठीक है। आप मुझे बताइए श्रेया कि जो F2 जनरेशन में जो पॉलिनेशन किया गया है वो किस तरीके का पॉलिनेशन? F2 जनरेशन में जो पॉलिनेशन किया गया है वो किस तरीके का पॉलिनेशन? पॉलिनेशन 2 तरीके का होता है ना? हाँ, तो कौन सा पॉलिनेशन? सेल्फ पॉलिनेशन।
सेल्फ पॉलिनेशन से वेरिएशन आएगा? आएगा वेरिएशन सेल्फ पॉलिनेशन? सेल्फ पॉलिनेशन। हाँ। आप अपनी बात में फंस रहे हो। चलें, मजहर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करते हैं और फिर हम इसको ख़त्म करते हैं। मजहर आप बताइए कि ऑलवेज क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है वो ज़्यादा वेरिएशन रहता है इन कंपेयर टू सेल्फ पॉलिनेशन। आप मुझे बताइए कि कोई स्पीशीज़ है, वो स्पीशीज़ जो है एक डिजीज़ फैली है बहुत तगड़ी, किसी एरिया में बहुत बड़ी डिसीज़ है वो, तो वो डिसीज़ जो फैली है उस डिसीज़ से कैसे बच सकते हैं? Yes, sir. As mentioned in NCERT, जैसे कि कोविड-19 फैला था तो हम बच गए, कैसे बच गए? as mentioned in NCERT, there was a case like a Peter case, in which there were many things were done for the cross pollination. If you are talking about the case of COVID-19 or any other disease, then we are safe here because of the cross pollination हुआ था। और लेकिन उस केस में हम लोग के पास जो इम्यून था वो डेवलप हो गया था बिकॉज ऑफ वेरिएशन। ठीक सर, खोल दो उसको। हो गया। डायरेक्ट मैं आप सबकी वो बता देता हूँ कि आपकी सर आज के वो डिनर रिफॉर्म्स में किसका सबसे अच्छा लगा वही ये बता रहे हैं। आज की जो कमियां हैं वो सबको बता देता हूँ और उसके बाद मैं वीडियो को बता देता हूँ। सबसे पहले अनुज को बात करता हूँ। तो अनुज ने स्टार्टिंग में बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिया और लास्ट में 2-3 क्वेश्चन में आप लैग कर रहे हैं। प्रगति शाह में आते हैं तो प्रगति शाह ने शुरुआत में कॉन्फिडेंस लेवल लो दिखा, हालांकि आंसर आपने अच्छा किया नो प्रॉब्लम, मगर कहीं कहीं पे आप कुछ गलत भी बोल रही थी, बोलते आप कुछ गलत बोलने जा रही थी। जब आप सेंटेंस बोल रही थी तो फ्लो में आप कुछ गलत भी बोल रही थी। वेल, श्रेया पे आते हैं तो श्रेया ने तो आज अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। कोमल ने भी लास्ट में गड़बड़ी की है और उससे पहले भी 2 क्वेश्चन में कुछ गलत किया है। प्रशांत लेवल का बॉडी लैंग्वेज भी सही नहीं था और जो वो सेंटेंस बोल रहे थे उस सेंटेंस में भी कहीं कहीं मार्किंग चल रही थी। वो जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड है वो नहीं आ रहा था पढ़ने। वेल, मुझे फील हुआ है कि आज बिट्टू का परफॉर्मेंस अप टू द लेवल, अप टू द मार्क है। तो विनर इज बिट्टू और मजा। बाकी लोग साइड में खड़े हो जाएं। चलिए आप लोग वाइट